नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे पॉडकास्ट में। तो आज का दिन काफी ज्यादा अहम है क्योंकि महाराष्ट्र में अब वोटिंग समाप्त हो चुकी है और सभी का जो आप कह सकते हैं इंतजार है, बेसब्री से जो एग्जिट पोल का इंतजार कर रहे थे, अब वो खत्म हो रहा है क्योंकि हमारे एग्जिट पोल जो है वो हम लेकर आपके सामने आ चुके हैं। बता दें आपको कि हमारे एक रिपोर्टर हैं मोलेश्वर जी, जिनको आपने जरूर सुना ही होगा क्योंकि उन्होंने हरियाणा चुनाव का सबसे सटीक एग्जिट पोल दिया था। इनफैक्ट प्यारा हिंदुस्तान ही इकलौता चैनल था जिसने हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने का प्रेडिक्शन जो है किया था और वो बिल्कुल सही हुआ था। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं मोलेश्वर जी महाराष्ट्र से सीधा। तो मोलेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नमस्कार अंजलि जी। 288 सीट है महाराष्ट्र, उसका एग्जिट पोल उनके हिसाब से क्या होने वाला है, तो क्या कहता है आपका एग्जिट पोल? नमस्कार सभी दर्शकों का, महाराष्ट्र के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 1.5-2 महीने से हम जमीनी सर्वे कर रहे हैं, आपने हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखी होगी। और आज अब वो समय आ चुका है जब हम तमाम जिस तरीके से बड़े बड़े चैनल इस समय एग्जिट पोल कर रहे हैं, वहीं हम इस बार जो ग्राउंड पर हम उतरे हैं, महाराष्ट्र की चुनाव की कवरेज कर रहे हैं 1.5-2 महीने से। तो अब हम प्यारा हिंदुस्तान आपके सामने लेके आया है महाराष्ट्र चुनाव का सटीक एग्जिट पोल। जिस तरीके से हमने हरियाणा चुनाव में जो सटीक यहाँ पर एग्जिट पोल किया था, पहली बार हमारा चैनल जिस तरीके से तमाम बड़े बड़े एग्जिट पोल धराशायी हुए थे, उसके बाद हमारा केवल प्यारा हिंदुस्तान का ही एग्जिट पोल सच साबित हुआ था। तो अब हम ग्राउंड पर 2 महीने बिताने के बाद अब हम आपके सामने, महाराष्ट्र की जनता के सामने, देश की जनता के सामने अपना एग्जिट पोल जारी करने जा रहे हैं। तो तमाम जो दर्शक हैं उनसे यही गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और यहाँ पर वोटिंग खत्म हुई है, तमाम सुबह से आपने देखा होगा किस तरीके से बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो लंबी लाइनों को लगाते हुए किस तरीके से वोट दे के आ रहे थे। हमने उनसे बातचीत की और देखा किस तरीके से जो लोग आ रहे हैं उनके बड़े बड़े मुद्दे हमने आपको दिखाए। और अब जैसे ही 6 बज चुके हैं और यहाँ पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है, तो अब आपको बता दूं इस समय हम मुंबई में मौजूद हैं। तो अब हम आपको यहाँ का एग्जिट पोल दिखाने जा रहे हैं। हमने तमाम 2 महीने से तैयारी की है, उसके हिसाब से हम पूरा एक एग्जिट पोल लेके आए हैं आपके लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी वोटिंग खत्म हुई है, तो वोटिंग खत्म होने के बाद एकदम से अब चुनाव बड़े बड़े चैनल अपना एग्जिट पोल निकाल रहे हैं, तो हम भी अपना एग्जिट पोल जारी करने जा रहे हैं। तो अब हम अपने एग्जिट पोल की शुरुआत करते हैं विदर्भ एरिया से, जहां पर नागपुर, अमरावती, वाशिम, वर्धा जैसे बड़े बड़े जिले आते हैं। वहां से हम अपनी शुरुआत करते हैं एग्जिट पोल की। तो एग्जिट पोल में लगभग विदर्भ एरिया में आपके 62 सीटें आती हैं, जिन 62 सीटों में आपको बता दें लगभग 47 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, जिनको 32 सीटें मिलने जा रही है विदर्भ एरिया में। और वहां पर जो आपके एकनाथ शिंदे हैं, शिवसेना 9 सीटों पे लड़ रही है, उनको 4 सीटें मिलने जा रही हैं। जो एनसीपी का अजीत पवार गुट है वो वहाँ पर लगभग 7 सीटों पे लड़ रही है और उनको मात्र 2 सीटें मिलने जा रही है। वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस सबसे ज़्यादा वहाँ पर 41 सीटों पे लड़ रही है, जिनको मात्र 10 सीटें मिलने जा रही हैं। 10 सीटों पर आपके उद्धव ठाकरे वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको मात्र 3 सीटें मिल रही है। और वहीं अगर बात कर दें हम शरद पवार, जो एनसीपी के तुतारी जिनका सिंबल है, वो लगभग 12 सीटों पर आपके विदर्भ एरिया में लड़ रहे हैं, जिनको मात्र वहां पर 4 सीटें मिली है। आपको बता दें कि जो विदर्भ क्षेत्र है उसमें अगर महाविकास आघाड़ी और महायुति को देखा जाए तो महायुति वहां पर लगातार बड़ी बढ़त के साथ यहां पर दिखाई दे रही है। पिछली बार काफी नुकसान हुआ था बीजेपी को विदर्भ एरिया में, लेकिन इस विधानसभा में जो हमें एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी और महायुति के लगभग वहां 40 से 45 सीटें आ सकती हैं। तो जो महाविकास आघाड़ी है विदर्भ क्षेत्र में, उनको 17 से 22 सीटें वहां पर मिलने जा रही हैं। तो अब हम सबसे नीचे यहां पर महाराष्ट्र के बॉर्डर पे चले जाते हैं, वेस्ट महाराष्ट्र, जिसे शरद पवार का गढ़ बताया जाता। अब इस गढ़ की पड़ताल करते हैं कि एग्जिट पोल में हमें क्या बता रहे हैं आंकड़े। तो प्यारा हिंदुस्तान के इस एग्जिट पोल में ये दिखाई दे रहा है कि 70 सीटें जो वेस्ट महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, इस क्षेत्र में महाराष्ट्र के किसी अगर संभाग की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहीं से सीटें निकल के आती हैं। 70 सीटें हैं, जिनमें आपको बता दूं कि हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से बताया जा रहा है कि 31 सीटों पर जो बीजेपी वहाँ पर लड़ रही है उनको 20 सीटें मिलने जा रही है। 13 सीटों पर वहाँ पर एकनाथ शिंदे चुनाव लड़ रहे हैं, उनको 4 सीटें मिलने जा रही है। और जो एनसीपी, जो अजीत पवार हैं गुट,
वो लगभग वहाँ पर 25 सीटों में लड़ रहे हैं, तो उनको 13 सीटें मिलने जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की बात करें तो सबसे पहले कांग्रेस की बात करते हैं। 19 सीटों में से मात्र उनको 8 सीटें मिलने जा रही हैं। और वहीं जो उद्धव ठाकरे जो वहाँ पर मशाल को लेकर वहाँ पर आए हुए थे, उनको 12 सीटों में से केवल और केवल 3 सीटें मिल रही हैं। और सबसे बड़ा जो वहाँ पर एक तरीके से आपको बता दें कि शरद पवार का स्टेक लगा हुआ है, उनकी साख वहाँ पर लगी हुई है, वो लगभग 38 सीटों में से वहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे 70 में से, तो उनको मात्र वहाँ पर 20 सीटें मिल रही हैं। एक तरफ आप देखिए बीजेपी केवल 31 सीटों पर लड़ रही थी, उसको 20 सीटें मिली हैं। वहीं शरद पवार लगभग वहाँ पर 38 सीटों पर लड़ रहे थे, उनको भी 20 सीटें। तो तमाम जो आपको वेस्ट महाराष्ट्र का जो बताया जाता था कि शरद पवार वहाँ पर एक तरीके से वहाँ पर उनका गढ़ है, अब वो गढ़ धीरे धीरे ध्वस्त होता हुआ इस एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। तो इस एग्जिट पोल के हिसाब से जो हमारा वेस्ट महाराष्ट्र है, वहाँ पर जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी को पहले से एज थी, वो इस एग्जिट पोल में भी हमें दिखाई दे रहा है। और हमारे एग्जिट पोल की बात करें हम, तो हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से इन 70 सीटों में से महायुति को केवल और केवल 30 से 35 सीटें मिलने जा रही हैं, और जो महाविकास आघाड़ी है उसको 35 से 40, मतलब लगभग बराबरी के वहां पर अब आ चुका है। तीसरे बड़े रीजन जहां पर एकनाथ शिंदे की साख लगी हुई है, थाने और कोंकण वाले डिवीजन में हम चले जाते हैं और यहाँ की बात करें तो एकनाथ शिंदे की सबसे बड़ी साख यहाँ पर नज़र आ रही है। क्या वो सच में इस एग्जिट पोल में अपनी साख को बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से लगभग इस ठाणे और कोंकण के डिस्ट्रिक्ट में लगभग आपकी 39 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी वहाँ पर 17 सीटों पे लड़ रही हैं, जिनको 13 सीटें मिलने जा रही हैं। और एकनाथ शिंदे जो वहाँ पर लगभग 18 सीटों में लड़ रहे हैं, उनको 11 सीटें मिल रही हैं। तो जो कोंकण और ठाणे का एरिया है, उसमें ये दिखाई दे रहा है कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो अपनी साख बचाते हुए नजर आ रहे हैं, 18 में से 13 सीटें जीत रहे हैं। और वहीं जो अजीत पवार गुट है, वो लगभग 4 सीटों पर वहाँ पर चुनाव लड़ा था, केवल उनको 1 सीट मिल रही है। वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें हम, कांग्रेस जो वहाँ पर 4 सीटों पर लड़ रही थी, उनको 1 सीटें मिलने जा रही हैं। और जो वहाँ पर उद्धव ठाकरे 24 सीटों पर लड़ रहे थे, उनको 6 सीटें मिल रही हैं। और जो वहां पर शरद पवार लगभग 6-8 सीटों पर लड़ रहे थे, उनको मात्र 2 सीटें मिल रही हैं। तो हमारे इस एग्जिट पोल के हिसाब से जो कोंकण और आपका ठाणे डिवीजन पड़ता है, जो वहाँ पर संभाग पड़ता है ठाणे और कोंकण, वहाँ पर लगभग महायुति ने काफ़ी बड़ी बढ़त वहाँ पर बना ली है। हमारे इन 39 सीटों में जो ठाणे और कोंकण डिवीजन में हैं, वहाँ पर लगभग जो महायुति है उसको बम्पर वहाँ पर सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही इस एग्जिट पोल में। उनको लगभग 18 से 23 सीटें मिलने जा रही हैं। और जो वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें, 9 से 14 मात्र इतनी ही सीटें उनको इस ठाणे और कोंकण के क्षेत्र में मिलती हुई नज़र आ रही हैं। तो जो ठाणे का इलाका है, उसे एकनाथ शिंदे और महायुति की सरकार उसको बचाते हुए नज़र आ रही है और बम्पर तरीके से वहाँ पर अपने सीटें लेके आ रही हैं। अब हम उस क्षेत्र की बात करते हैं जिस क्षेत्र पर पूरे महाराष्ट्र की नज़र थी, पूरे देश की नज़र थी, मराठवाड़ा रीजन। यह एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसने लोकसभा में मराठा आरक्षण की वजह से महायुति और जो मोदी सरकार है उसको केवल 1 सीट दी थी। वहाँ पर 8 या 9 सीटें वहाँ पर महाविकास आघाड़ी की जीत मिली थी वहाँ पर। तो पूरे तरीके से जो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा नुकसान हुआ था महायुति और मोदी सरकार को, वो इसी क्षेत्र से हुआ था, मराठवाड़ा से हुआ था। अब हम उसकी बात करते हैं तो मराठवाड़ा में लगभग आपकी 46 सीटें हैं, जिन 46 सीटों में हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी वहाँ पर 20 सीटों में लड़ रही थी, उसको वहाँ पर केवल और केवल 12 सीटें मिलने जा रही हैं। एकनाथ शिंदे वहाँ पर 17 सीटों पर लड़ रहे थे, उनको 6 सीटें मिल रही हैं। और 10 सीटों पर अजीत पवार लड़ रहे थे, उनको मात्र 1 सीट मिल रही है। वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें हम, कांग्रेस 15 सीटों पर लड़ रही थी, 7 सीटें उनको मिल रही हैं मराठवाड़ा में। उद्धव ठाकरे वहाँ पर 16 सीटों पर लड़ रहे थे, उनको वहाँ पर लगभग 11 सीटें मिल रही हैं। तो मराठवाड़े में उद्धव ठाकरे की बल्ले बल्ले होने जा रही है इस बार। लगभग 16 सीटों में से 11 सीटें उनको मिल रही हैं। और जो वहाँ पर शरद पवार थे 16 सीटों पर लड़ रहे थे, उनको केवल और केवल 8 सीटें मिलने जा रही। तो जो मराठवाड़ा है वो अभी भी एक तरीके से ये दिखाई दे रहा है कि जो महायुति है उससे नाराज दिखाई दे रहा है। जो मराठा आरक्षण की बात की जाती है, एक बार फिर से मराठा लोगों ने एक तरीके से महाविकास आघाड़ी को ज़्यादा तवज्जो दी है महायुति के। तो हमारे इस एग्जिट पोल में आपको बता दें कि मराठवाड़ा की 46 सीटें हैं, उनमें महायुति को केवल और केवल 15 से 20 सीटें मिलने जा रही है। और वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें,
26 से 31 सीटें मिलने जा रही हैं महाविकास आघाड़ी को। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। एक तरफ वेस्ट महाराष्ट्र देखा आपने, दूसरी तरफ आपने अब ये मराठवाड़ा देखा। ये दो बड़े रीजन हैं जहां पर महाविकास आघाड़ी महायुति से काफी आगे दिखाई दे रही है। अब दूसरे डिवीजन की बात करें अब हम सबसे बड़े क्षेत्र की बात करते हैं मुंबई, जहां पर सपनों की दुनिया कहा जाता है। मुंबई में बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार हैं। आपने देखा होगा कि आज किस तरीके से बढ़ चढ़कर उन्होंने वोटिंग की, तमाम सुर्खियां बनी रही कि बड़े बड़े लोग वहां पर वोटिंग करने पहुंचे। लेकिन जो वोटिंग परसेंट दिखा हमें मुंबई में, वो पहले की जैसा ही दिखा कि मुंबई के जो लोग हैं वो सोए हुए नजर आए। बहुत ही कम वोटिंग वहां पर हुई है, लगभग पिछले साल के कुछ ही बराबर हुई है। मुंबई क्षेत्र की हम बात करते हैं, लगभग वहां पर 36 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी वहां पर लगभग 18 सीटों पर लड़ रही है। 14 सीटें उनकी जीत के आ रही हैं। 14 सीटों पर एकनाथ शिंदे लड़ रहे हैं, उनकी 8 सीटें नजर आ रही हैं। 3 सीटें वहां पर अजीत पवार को दी गई थी, 1 सीट वो जीत के ला रहे हैं। और वहीं अब महाविकास आघाड़ी की बात करें हम, तो कांग्रेस वहां पर 11 सीटें लड़ रही थी, केवल और केवल उनकी 3 सीटें आ रही हैं। और 22 सीटों पर वहां पर उद्धव ठाकरे को दी गई थी, लगभग 7 सीटें ही उनको वहां पे मिल रही हैं। शरद पवार की बात करें, तुतारी सिंबल वालों की बात करें हम, तो वो 1 सीट पे लड़ रहे थे, वो सीट भी उनकी वहां पर नहीं आ रही है। तो मुंबई की बात करें, लगभग 36 विधानसभा सीटें हैं। तो हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से वहां पर महायुति गठबंधन को काफी बढ़त वहां पर नजर आ रही है। तो मुंबई की 36 विधानसभा सीटों में महायुति को वहां पर लगभग 18 से 23 सीटें दिखाई दे रही हैं। और जो वहां महाविकास आघाड़ी की बात करें हम, तो 8 से 13 सीटें उनको मात्र वहां पर मिल रही हैं। और अब हम अपने सबसे लास्ट अपने जो क्षेत्र है नॉर्थ महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर नासिक आता है आपका, तमाम ये पूरा एरिया त्र्यंबक का एरिया आता है। तो उसकी बात करते हैं हम, क्योंकि सबसे ज्यादा किसान जो आपके इस बेल्ट में जहां पर उनकी मंडी लगती है, नासिक मंडी, प्याज की मंडी हो चाहे टमाटर की मंडी हो, तमाम जितनी भी सब्जियां हैं वहां पर मंडी है पूरे महाराष्ट्र की, तो उसकी बात करते हैं हम अब। तो नॉर्थ महाराष्ट्र में लगभग आपकी 35 सीटें हैं, 35 सीटें वहां पर विधानसभा की हैं। उसमें से वहां पर बीजेपी 16 सीटों पर लड़ रही हैं, जिनको 12 सीटें वहां पर मिल रही हैं। 10 सीटों पर एकनाथ शिंदे लड़ रहे थे, केवल 5 सीटें उनको मिलने जा रही है। वहीं अगर एनसीपी अजीत पवार की बात करें तो वो 9 सीटों पे लड़ रहे थे, 3 सीटें उनको मिलने जा रही है। कांग्रेस की बात करें, जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन है उसकी बात करते हैं हम, तो कांग्रेस वहां पर 12 सीटों पे लड़ रही थी, 4 सीटें मिलने जा रही हैं। और 11 सीटों पर उद्धव ठाकरे को दी गई थी, 3 सीटें लेके आ रहे हैं। शरद पवार की बात करें तो 10 सीटें उनको दी गई थी, वो भी केवल 3 सीटें वहां पे लेके आ रहे हैं। तो ये जिस तरीके से आपने देखा कि प्यारा हिंदुस्तान का एग्जिट पोल जो हरियाणा में सटीक हुआ था, अब महाराष्ट्र की बारी है। और महाराष्ट्र का जो आंकड़ा है, हमने जिस तरीके से तमाम जो बड़े बड़े क्षेत्र थे, मराठवाड़ा, विदर्भ, आपका पश्चिमी, आपका महाराष्ट्र, नॉर्थ महाराष्ट्र, मुंबई, ठाणे, आपका कोंकण डिस्ट्रिक्ट हो गया, तमाम जो ये रीजन थे सबकी हमने बात करती। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कौन बना रहा है महाराष्ट्र में सरकार। सबसे बड़ी पिक्चर हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो ये देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र में जो बताया जा रहा था कि यहाँ पर महायुति की सरकार ध्वस्त होने जा रही है, महाविकास आघाड़ी आ रही है, लेकिन हमारे एग्जिट पोल में ये कतई दिखाई नहीं दे रहा है। और हमारे एग्जिट पोल की सबसे बड़ी बात यही है कि फिर से महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है। तो सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि ये देखिए हमारा फाइनल एग्जिट पोल, जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि महायुति लगभग 151 से 165 सीटें ला सकती हैं। और वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी 115 से 123 सीटें ही उनको मिलने जा रही है। तो बड़ी पिक्चर इस एग्जिट पोल की यही है कि लगभग महायुति सरकार अपने दम पर फिर से बहुमत की सरकार महाराष्ट्र में बनाने जा रही है। अंजलि जी, ये सबसे बड़ी इस समय की खबर है। तमाम बड़े बड़े एग्जिट पोल कहीं महाविकास आघाड़ी को जिता रहे हैं, कहाँ महायुति को जिता रहे हैं, लेकिन हमारा जो सटीक ग्राउंड रिपोर्ट है उसमें हमें ये दिखाई दे रहा है, हमारे प्यारा हिंदुस्तान के एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है कि महायुति सरकार फिर से बम्पर बहुमत के साथ दोबारा चुन के आ रही है। तो ये रहा हमारा महाराष्ट्र का एग्जिट पोल। तो मुलेश्वर जी, मैं एक और सवाल जो है आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पर है। आज वोटिंग के दौरान भी आपने कई लोगों से बातचीत की, जो लोग भी वोट देने जा रहे थे उनसे भी जो है आपने इंटरेक्ट किया। तो आपके हिसाब से क्या लगा आपको बातचीत करके? कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे इस बार महाराष्ट्र के इस चुनाव को लेकर? कौन से ऐसे आधार रहे हैं जिन आधार पर जो है वोटिंग हुई है? जो आम जनता है उनके लिए कौन कौन से मुद्दे जो है मायने रख रही हैं? क्या आपको लगा है ग्राउंड पर बातचीत करके?
जी 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 जी, अंजलि जी, बिल्कुल जिस बिल्कुल तरीके से बिल्कुल। आपने कहा जी कि हम सुबह से यहाँ पर वोटिंग जो मतदान केंद्र से जो निकल के मतदाता आ रहे थे बिल्कुल उनसे हम बिल्कुल। सुबह से पूछ रहे थे कि आखिर किस मुद्दे पर जी जी उन्होंने जी यहाँ पर इस जी। बार वोटिंग की है, क्योंकि 2024 का विधानसभा महाराष्ट्र का चुनाव बिल्कुल सबसे सही कहा अहम आपने। यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश और दुनिया की इस पर नज़र बनी हुई थी। तो सुबह से हम लगभग ठीक है। जैसे ही मतदान शुरू हुआ 7 बजे से हम लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देख रहे थे पूरे महाराष्ट्र में, और तमाम हर जगह से ये खबर आ रही थी कि जिस तरीके से महिलाएं इस बार उमड़ उमड़ के आ रही हैं, वो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो महिलाओं को बेनिफिट मिला है महायुति की सरकार में, जो लाड़की बहिना योजना दिखाई दे रही है, उसका कमाल साफ तौर पर आज के जो लंबी लंबी कतारें महिलाएं की दिखाई दे रही, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हो, चाहे हिंदू महिलाएं हो, चाहे यहाँ पर ईसाई महिलाएं हो, तमाम महिलाएं बढ़ चढ़ कर यहाँ पर दिखाई दी। और पुरुषों की जो लाइन थी वो थोड़ा हमें कम दिखाई दी, लेकिन सुबह सुबह जो हमने देखा महिलाएं काफ़ी तादाद में यहाँ पर उत्साह के साथ नज़र आई थी, जो उनको लाड़की बहिना मिला है। तमाम मतदाताओं से जब हम वोटिंग करके वो निकल के आ रहे थे तो उनको शाही की उंगली के साथ जब हमने पूछा कि आखिर आपके क्या मुद्दे रहे, सबसे बड़ी जो एक बात निकल के आई, महिलाओं ने कहा हमें सरकार की योजनाओं का फ़ायदा हुआ है, लाड़की बहिना योजना उनको मिली है। और जिस तरीके से तमाम लोग ये कह रहे थे कि आखिर एकदम चुनाव से ठीक पहले लाड़की बहिना योजना निकाल दी गई है तो महिलाएं इससे खुश नज़र नहीं आएंगी, लेकिन इसके उलट ये दिखाई दे रहा है कि लाड़की बहिनाएं काफ़ी खुश हैं। और दूसरी ओर हम देखें जिस तरीके से पुरुष मतदाता हमें दिखाई दे रहे, उनका एक तरीके से ये कहना था, कई लोग हमें ये मिले थे, उन्होंने ये कहा था कि हमें जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि बटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे, और जो मोदी जी का नारा था यहाँ पर कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उसका भी यहाँ पर लोगों ने खूब तरीके से यहाँ पर एक मुद्दा निकल के सामने आया कि हमें बटना नहीं है। जिस तरीके से ये कहा गया था कि ठीक चुनाव से 1-2 दिन पहले आपने देखा होगा कि वोटिंग आज खत्म हुई, जैसे परसों तो यहाँ पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की तरफ से एक मुश्त महाविकास आघाड़ी को वोट देने का ऐलान किया गया था, और उनसे ये भी कहा गया था मुस्लिमों से कि जो आपको ये दिखाई दे कि वो दूसरी पार्टी को यानी बीजेपी को वोट कर रहा है, उसका हुक्का पानी तक बंद कर दीजिए। इसका काफ़ी असर दूसरी तरफ हुआ। एक तरीके से जिस तरीके से मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की कोशिश जो महाविकास आघाड़ी की थी, आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे की एक खबर आई थी कि उन्होंने मुस्लिम के बड़े बड़े धर्मगुरुओं से बात की और उद्धव ठाकरे ने उनके सामने जाकर माफ़ी मांगी, गिड़गिड़ाए। वो उन्होंने कहा कि ये वोट का वक्त है, इस समय हमें आपकी ज़रूरत है, मुस्लिम समुदाय की ज़रूरत है। और जो 1992 में जो यहाँ पर मुंबई में दंगे हुए थे, उसमें शिवसेना ने किस तरीके से हिंदुओं को बचाने की बात करती है, लेकिन अब उसी के लिए माफ़ी मांगने की जो बात निकल के सामने आई, उससे काफ़ी हिंदू नाराज़ भी थे, शिव सैनिक नाराज़ दिखाई दिए। कई वोटरों ने हमसे ये कहा कि ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, वो पहले शिवसेना को उद्धव ठाकरे के साथ थे, लेकिन इस मुद्दे की वजह से वो काफ़ी यहाँ हद तक यहाँ पर एकजुट होते हुए हिंदू वोटर दिखाई दिए। इस बार पहली बार ये नज़र आया है। तो तमाम जो वोटर हैं उनके सामने एक मुद्दा जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर नज़र आया वो है महंगाई का मुद्दा। कई लोग ये कह रहे थे कि महंगाई बहुत हो गई, इस वजह से वो परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन वो भी लोग मिले हमें कि जिनका ये कहना था कि महंगाई हर सरकार में होती है, पिछली सरकारों में भी महंगाई हुआ करती थी, अब भी महंगाई है, लेकिन उनकी एक गुजारिश थी कि इस महंगाई को थोड़ा कम किया जाए। मोदी सरकार से उन्होंने अपील की। और जो तमाम यहाँ पर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, तमाम बड़े बड़े बंदरगाह यहाँ पर आ रहे हैं, पालघर में बड़ा बंदरगाह आ रहा है, पुणे में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, नवी मुंबई में बनने जा रहा है। तो जो रोड का काम हुआ है नितिन गडकरी के जी जी कार्यकाल बिल्कुल में, बिल्कुल वो बिल्कुल। साफ तौर पे यहाँ पर दिखाई दे सकता है। समृद्धि जी एक्सप्रेसवे इसका एक ताज़ा जी उदाहरण है, किस तरीके से नागपुर से लेकर मुंबई तक सभी जी बड़े बड़े जिलों को जोड़ने की बात की जा रही है, जो हम खुद लगभग उस पर 6-7 बार हमने उस पर भ्रमण किया, लगभग कई सैकड़ों हज़ार किलोमीटर हमने उन पे चला लिया है। तो हमें ये साफ तौर पर ये दिखाई दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वही लोगों का कहना है कि इस सरकार में, महायुति की सरकार में पिछले 2 सालों में जिस तरीके से बुलेट ट्रेन का काम हुआ हो, यहाँ पर मेट्रो के बड़े बड़े शहरों में मेट्रो लाने की बात की जा रही हो, तो तमाम जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं उससे भी लोग खुश नज़र आ रहे थे।
अब दूसरी बात ये निकल के सामने आ रही है कि महाविकास आघाड़ी को कौन वोट दे रहा था। तो महाविकास आघाड़ी को वो लोग वोट दे रहे थे, एक तरफ मुस्लिम समुदाय जिस तरीके से एकजुट करने की उनको बात की जा रही थी, उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, उन्होंने पूरा एक मुश्त तरीके से महाविकास आघाड़ी को वोट दिया है। कुछ ईसाई समुदाय के भी लोग उन्होंने महाविकास आघाड़ी को समर्थन दिया है। वोटर जो निकल के सामने आए थे उन्होंने हमें ये कहा कि महाविकास आघाड़ी जो है वो एक तरीके से आपकी यहाँ पर सभी धर्मों को साथ लेके चलती है, बीजेपी नफरत फैलाती है, ऐसे भी वोटर हमें दिखाई दिए। लेकिन एक तरफ जहां मुस्लिम एकजुटता की बात हुई, वहीं दूसरी तरफ हिंदू वोटर भी कंसोलिडेट होते हुए नजर आए हमें। और अब ये साफ तौर पे दिखाई दिया कि जो चुनाव बीजेपी का एक नारा था कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, उस पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। वोटरों का यही कहना है कि हमें भले बड़ी बड़ी समस्याएं हो सकती है, भले यहाँ के स्थानीय नेताओं से दिक्कत हो सकती है, लेकिन हमें केवल और केवल राष्ट्र नज़र आता है, क्योंकि महाराष्ट्र देश का सर्वप्रथम ऐसा जीडीपी सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाला प्रदेश है। तो इस वजह से उन्होंने ये कहा कि हमें देश को लेकर चलना है, हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। इसी वजह से आज उन्होंने हमें ये कहा कि भले हम स्थानीय नेताओं से, भले हम यहाँ के विधायकों से नाराज़ हैं, उन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन वो मोदी जी के साथ खड़े हैं। इस वजह से मोदी के नाम पर भी कई वोटरों ने ये कहा कि हमने वोट दिया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बाकी जो रीजन थे, मराठवाड़ा में खास तौर पे ये दिखाई दिया हमें कि जो जारंगे पाटिल हैं उनका भी कुछ वहाँ पर असर दिखाई दिया, लेकिन जो लोकसभा में असर था वो धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन इतना कम नहीं हुआ कि वहाँ पर महायुति एक तरीके से बढ़त बनाती हुई नजर आए। अभी भी वो पिछड़ रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है, किसान शेतकारी जो यहाँ पर सोयाबीन की फसल है, शेतकारी काफ़ी परेशान थे। लगभग 3,000 में वो बिक रही है, 3,000 प्रति क्विंटल, तो उससे भी शेतकारी काफ़ी नाराज़ हैं। कपास के जो किसान हैं वो भी नाराज़ हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो किसान ये भी कह रहे थे हमें प्रधानमंत्री किसी सम्मान निधि मिल रही है, सौर ऊर्जा उनको सौर पंप मिल रहे हैं। तो तमाम तरीके से एक तरीके से जो किसान थे वो भी डिवाइड होते हुए नज़र आए थे। कुछ धड़ा इस तरफ मोदी जी के साथ है, कुछ धड़ा महाविकास आघाड़ी के साथ है। तो ये तमाम जो मुद्दे थे, बड़े बड़े मुद्दे, आज के मतदाता केंद्र से जो निकल के वोटर सामने आ रहे थे, उन्होंने हमें ये राय बताई कि उन्होंने इस मुद्दे को देखते हुए इस बार वोटिंग की है। तो मुलेश्वर जी, एक और जो सवाल है वो ये है कि एक तरफ जो है ओपिनियन पोल्स आपने देखे ही हैं, उसके बाद अब एग्जिट पोल आए हैं, तो आपके जो एग्जिट पोल है इसमें कितना ज़्यादा परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है? यानी ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट उसी तरीके से साबित होंगे या फिर इसमें थोड़े चेंजेस जो है देखने के लिए मिलेंगे, थोड़ा आंकड़ा ऊपर नीचे होगा? क्या जो है इसमें आप कह सकते हैं कि गारंटी कितनी है कि सटीक होगा और गारंटी कितनी है कि ये नेगेटिव भी जा सकता है? जी, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से हमने अपने ओपिनियन पोल में महाविकास आघाड़ी और महायुति को जिस तरीके से सीटें दी थी, लगभग 170 सीटें हमने महायुति को दिया था और 95 सीटें आपके महाविकास आघाड़ी को दिया था। लेकिन जो अब ये परिणाम हमें एग्जिट पोल में दिखाई दे रहे हैं, आखिर ये सीटें कम क्यों हुई है? एक तरीके से हम बात आपको बता सकते हैं कि जो हमने ओपिनियन पोल किया था वो लगभग 10 दिन पहले किया था। उस समय जिस तरीके से अब धीरे धीरे करके जो महाविकास आघाड़ी है, उन्होंने जिस तरीके से तमाम एक तरीके से एक अपनी जो उनका गढ़ था, एक तरफ शरद पवार का जो गढ़ था वेस्ट महाराष्ट्र, और दूसरी तरफ मराठवाड़ा में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और जारंगे पाटिल शरद पवार की एक तरीके से जो रणनीति अपनाई गई कि जो जारंगे पाटिल के जो उम्मीदवार थे उनको हटाया गया। इस वजह से क्या हुआ कि जो मराठवाड़ा में जो जारंगे पाटिल को वोट जा सकता था, कुछ परसेंट 5 से 6, 7, 8% जो भी वो जारंगे पाटिल के उम्मीदवार को मिल सकता था, उसकी वजह से कई उम्मीदवार, हमें ओपिनियन पोल में ये लगा था कि उस ओपिनियन पोल में वो जीत के आ सकते हैं, लेकिन काफ़ी कम मार्जिन होने की वजह से वहाँ पर कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो जारंगे पाटिल की अपने उम्मीदवार को हटाने की वजह से कांग्रेस के वहाँ पर, कांग्रेस और शरद पवार और आपके उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार वहाँ पर जीत के नज़र आ रहे हैं। इस वजह से आपको जो ये फ़र्क दिखाई दे रहा हो, जो हमने 170 से महायुति की जो 150 से 160 के बीच में जो सीटें दिखाई हैं इस एग्जिट पोल में, वो इसी ओर साफ तौर पे इशारा करता है। और वेस्ट महाराष्ट्र की बात करें हम, तो वहाँ पर जो शरद पवार का एक तरीके से जो वहाँ पर एक तरीके से पूरा समीकरण उन्होंने ग्राउंड पर वहाँ पर लोग जो उनके पुराने लोग हैं, कई घरों में हम आपको बता देंगे जिस तरीके से शेतकारी हैं वहाँ पर वेस्ट महाराष्ट्र में, वो अभी भी जिस तरीके से आपको कहा जा सकता है कि जब
कोई भी पुराने बुजुर्ग जो होते हैं वो अभी भी पंजे को वोट देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर वेस्ट महाराष्ट्र में है कि वो शरद पवार के अलावा किसी को भी देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। इस वजह से वहाँ पर वेस्ट महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी को एज है, और जो शरद पवार के साथ हैं वो लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। और रही बात आपकी कि इस एग्जिट पोल की सही होने की क्या गारंटी है, तो गारंटी यही है कि जिन जिन क्षेत्रों में हम गए हैं, विदर्भ के एरिया हो, चाहे आपके मराठवाड़ा, वेस्ट और नॉर्थ कोंकण में हो, चाहे थाने में हो, चाहे मुंबई में हो, तमाम क्षेत्रों में हम गए और आज भी गए। आज एग्जिट पोल के लिए हम आज मतदाता केंद्रों से बाहर निकलते हुए लोगों की राय हमने जानी। गारंटी तो यही है कि आज जिस तरीके से एग्जिट पोल किया है हमने, कि जो लोगों ने हमें फीडबैक दिया हम उसी पे अपनी बात कर रहे हैं। और जो हमें आज दिखाई दिया पोलिंग बूथों पर, जहां पर एक तरफ बीजेपी और महायुति के जो पोलिंग एजेंट थे, दूसरी तरफ जो महाविकास आघाड़ी के पोलिंग एजेंट थे, उनमें काफ़ी मायूसी दिखाई दे रही थी जहाँ पर हम गए। और दूसरी ओर महायुति के जो एजेंट थे वो काफ़ी खुश नज़र आए। तो इससे भी हम आकलन लगा सकते हैं कि जो हमारा एग्जिट पोल हरियाणा में साबित हुआ, क्योंकि हम खुद ग्राउंड पे उतर के 2 महीने तक वहाँ पर काम किया था, वहीं इस दर भी हमने महाराष्ट्र में 2 महीने तक खूब मेहनत की है। तो हमें ये लगता है कि जितने लोग हमसे मिले, रेंडमली हम कहीं भी चौक में चले जाते थे, वहाँ पर जो लोग मिले उनके ओर से, और आज जो परसेंटेज निकल के आ रहा है, वोटिंग परसेंटेज, उससे ये साबित होता है कि जो हमारा जो आज हमने जो एग्जिट पोल दिया है ये काफ़ी हद तक सटीक बैठने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुलेश्वर जी, जैसे कि अभी आपको लोग काफ़ी ज़्यादा जानने भी लगे हैं, आपकी चर्चा भी काफ़ी हो रही है, क्योंकि आपने हरियाणा चुनाव में बहुत ही सटीक एग्जिट पोल दिया था और आप अभी भी महाराष्ट्र में लगातार ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ज़मीनी, अगर आप कहेंगे हकीकत लोगों को बयां करें, ज़मीनी हकीकत से पूरी तरीके से आप रूबरू भी हैं। तो ऐसे में एक सवाल ये बनता है कि जो अब आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, यानी जो आप एग्जिट पोल बता रही हैं, जो एग्जिट पोल आपके हिसाब से दिए जा रही हैं, तो उस एग्जिट पोल का जो ये आंकड़ा है ये कितना सटीक होने वाला है? कितना, अगर आप कहेंगे कि जो आप एग्जिट पोल दे रहे हैं इसका कितना सटीक एक नंबर जो है वो अब रिजल्ट में देखने के लिए मिलेगा, जरा इस पे भी प्रकाश डालिए। जी जी जी, वही हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने हरियाणा में लगभग 2-3 महीने वहाँ पर खूब जमकर वहाँ पर ग्राउंड पे जाके हमने तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे, जो कांग्रेस के भी कार्यकर्ता थे, तमाम सभी लोगों से, जो आम जनता थी, गाँव की जनता हो, शहर की जनता हो, सबसे हमने बात की थी। जो वो हमने एग्जिट पोल किया था वो सटीक बैठा था, क्योंकि तमाम बड़े बड़े एग्जिट पोल जो थे बड़े बड़े चैनल के, वो एक तरफ दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल जहां बीजेपी को 19-20 सीटें दिखा रहा था, हमें ये लग गया था कि ये जो लोग हैं ये बंद कमरों में से अपना एग्जिट पोल निकाल देते हैं, ओपिनियन पोल निकाल देते हैं। हमें अपने पे विश्वास था, इसलिए हमने जनता के सामने अपना एग्जिट पोल दे दिया, जिसके बाद जनता ने हमें काफ़ी सराहा और उन्होंने कहा कि एकमात्र आप ही का चैनल था जिन्होंने सटीक एग्जिट पोल दिया। आज भी हम उसी दावे के साथ खड़े हैं कि अगर यह जो परिणाम है, ये अगर एग्जिट पोल जो हमने आपके सामने दिया हुआ है आज महाराष्ट्र का, ये अगर नतीजों में आ जाता है तो इसमें आपको आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं होगी। विपरीत तो आने की संभावना हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार तो बनने वाली है यहाँ पर महायुति की, महाविकास आघाड़ी का दूर दूर तक यहाँ पर कोई भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। रही बात, अगर अजीत पवार इसी महायुति के साथ रहते हैं तो महायुति की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन अजीत पवार अगर उधर चले जाते हैं तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो हमने ये आंकड़ा दिया है, जो महायुति और जो महाविकास आघाड़ी का हमने आंकड़ा दिया है, ये सटीक होगा होगा होगा। तो अंजलि जी, हम फिर से मिलेंगे 23 नवंबर को, जब रिजल्ट सुबह सुबह 8 बजे से जैसे मतदान पेटी खुलना शुरू होगी, लगभग 2-3 घंटे वोटिंग काउंटिंग होगी, हम फिर से आपसे मिलेंगे और जनता से भी, महाराष्ट्र की जनता से मिलेंगे, और फिर आप हमें बताइएगा कि जो हमने ये एग्जिट पोल किया है ये सटीक साबित हुआ या नहीं साबित हुआ। नहीं साबित हुआ फिर भी हम आपके सामने आएंगे, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम किसी से भागने वाले नहीं हैं। हम जो काम करते हैं हम उसके साथ लोगों के सामने आते हैं, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। जो आंकड़ा हमने आज जारी किया है, जो हमने एग्जिट पोल दिया है, इस पर कोई भी शक की गुंजाइश करने की कोई बात नहीं है। कई लोग कहेंगे कि गोदी मीडिया है, कई लोग कहेंगे चमचे हैं, कई लोग कहेंगे कि मोदी से पैसा लिया हुआ, कई कहेंगे देवेंद्र फडणवीस से लिया, कई कहेंगे शरद पवार से लिया। तमाम जो लोग हैं वो आरोप लगा सकते हैं, लेकिन 23 नवंबर को जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद हम आपसे मिलेंगे, और अगर महायुति की सरकार बनती हुई नजर आएगी तो आप हमें बधाई संदेश दे सकते हैं। हम फिर आपसे मिलेंगे, और 23 नवंबर को जैसे ही मतदान की गणना होगी, जैसे रिजल्ट दिखाई आपको देने लग जाएगा, फिर से बड़े बड़े जो चैनल हैं वो वैसा ही करेंगे जैसे हरियाणा में किया था उन्होंने।
शुरू के 1-2 घंटे तक वो किसी और को बढ़त दिखाएंगे, लेकिन जैसे ही मतदान की पेटी, ईवीएम की पेटी खुलेगी, आपको तब तक का इंतज़ार करना है। तब तक हमारा सब्र करिएगा, हमारा इंतज़ार करिएगा। हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे 23 नवंबर को। आप ज़रूर देखिए, पूरे दिन भर हमारी जो कवरेज लगी रहेगी। तो अंजलि जी से हम फिर मिलेंगे। हम मुंबई में इस समय मौजूद हैं और मुंबई से हम आपको कवरेज पूरी यहाँ पर रिजल्ट की दिखाएंगे जी। तो भुवनेश्वर जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि एक बार फिर आपने महाराष्ट्र को लेकर जो है एग्जिट पोल दिए हैं, आंकड़े भी बताए हैं और साथ ही साथ आपने ये भी बताया है कि ज़मीनी हकीकत क्या है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। साथ ही साथ मैं दर्शकों को बस ये कहना चाहूँगी कि मोलेश्वर जी रिजल्ट के दिन भी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े रहेंगे। लाइव कवरेज जो हम आपको दिखाने वाले हैं कि क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं और किस तरीके से हमारा एग्जिट पोल जो है वो सटीक साबित होता हुआ नजर आ रहा है, ये हम आपको रिजल्ट के दिन दिखाएंगे। पूरे दिन जो हम आपको ये कवरेज देंगे। मोलेश्वर जी भी हमारे साथ मुंबई से सीधा जुड़ेंगे और हमारी रिजल्ट की जो कवरेज है उसे जरूर से जरूर आप देखिएगा। तब तक के लिए इस पॉडकास्ट को अगर आपने पूरा सुना है तो इस पर आपकी भी जो राय हो हमें जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में साझा करिएगा। जय भवानी, जय शिवाजी।